अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो रज़ा डार केस है इसहाक डार के नवासे का, वो एक के बाद एक रुख इख्तियार करता चला जा रहा है और ऐसा लगता है कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस केस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। जो एक वकूआ होता है उसका एक ही मुकदमा होता है और सारे इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस कोशिश कर रही है कि दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करे। रज़ा डार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो उसका जुर्म है उसको कम से कम किया जाए और बाकी जो मुद्दा है सारा वो दूसरे मुजरिमों के ऊपर डाल दिया जाए। खेल क्या होने जा रहा है थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे पाकिस्तान में इंसाफ हो जाए इसकी उम्मीद कोई नहीं है। शरीफ खानदान ने कौम का पैसा लूटा, आज तक आप बरामद नहीं करवा सके, दोबारा वो आकर पाकिस्तान में हुक्मरान बन गए, तो इंसाफ तो इनके मामले में तो इंसाफ होता नहीं है। यहाँ तो हमेशा नाइंसाफी होती है। इन्होंने साना मॉडल टाउन किया, किसी ने इन्हें कभी नहीं पूछा, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बना, ये कभी जेलों में गए भी नहीं। उस मामले में इन्होंने कई लोगों को कत्ल किया। मरियम नवाज ने सीसीडी से बेशुमार कत्ल करवाए, शहबाज शरीफ ने बेशुमार कत्ल करवाए। पुलिस वालों ने बताया कि वो हमें कहता था कि बंदे मारो और हम बंदे मारते थे, लेकिन कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो शरीफ खानदान के किसी भी फर्द को सजा नहीं होगी, न माजी में कभी सजा हुई है, और अगर कभी इनकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई और ये अपने कारनामों पे पकड़े गए तो वो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन वहां पे भी ये डील कर लेते हैं, बच जाते हैं। तो ये नाजरीन एक प्रिविलेज्ड क्लास है पाकिस्तान की। अब किया ये जा रहा है कि दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, यानी जो रेप वाला मामला है, तशद्दुद वाला मामला है, खवातीन के साथ जबरी तौर पे जिनसी ज्यादती करने वाला मामला है, उसको अलग किया जा रहा है, और जो लेन देन वाला मामला है उसको अलग किया जा रहा है। बड़ी चालाकी से कानून का डंडा रज़ा डार के ऊपर से उठा के दूसरे लोगों के ऊपर रखा जा रहा है। अब एक वहीद नाम का बॉस मुतारिफ करवाया पुलिस ने। ये वहीद नाम का बॉस आता है, इसको मुतारिफ करवाया जाता है, पता चलता है इसके ऊपर पहले भी मुकदमात थे, फिर इसके मुकदमात का रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। कुछ क्राइम रिपोर्टर्स है, उन्होंने रिकॉर्ड निकाला अपने तौर पे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उसकी एक्सेस वैसे नहीं है जैसे पहले थी। तो इसको भी खुफिया कर दिया गया बंदे को। जितने बंदे अदालत में पेश किए जाते हैं उन तमाम बंदों के चेहरों के ऊपर नकाब डाला जाता है ताकि उनकी शनाख्त छुपाई जा सके। वजह क्या है कि उनके मोहल्ले वाले देखेंगे, लोग जाएंगे वहां पूछेंगे कि ये उस दिन कहां पे था, तो अगर ये कहीं और साबित हो गया तो फिर क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे एक सोर्स ने मुझे कहा कि अली डार ने लड़कों को कहा था कि कोई बंदे ढूंढ लो जो ये गुनाह कबूल कर ले, जो अपने ऊपर ये जुर्म ले ले। पाकिस्तान में ऐसे बंदे आपको मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि अब दूसरे बंदों के ऊपर जुर्म डालने की कोशिश की जा रही हो, ताकतवर और बड़े घरों के बच्चों को बचाने के लिए कमजोर और मजबूर लोगों को या जराइम पेशा लोगों को लालच देकर उनके ऊपर यह जराइम डालने की कोशिश की जा रही हो। बहुत मुमकिन है। ये जो वहीद नाम का बंदा आता है बीच में, वहीद बॉस जिसे कहा जा रहा है, अब इसके बारे में भी पुलिस हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, रज़ा डार के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। पहले वहीद की बात करते हैं। ये वहीद है कौन? इसके ऊपर माजी में मुकदमात थे, और ये वहीद वो आदमी है जो इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त का गैर कानूनी काम भी करता रहा है। यही गैर कानूनी काम नून लीग का एक एमपीए है जो मरियम नवाज के बहुत करीब है, और उसका एक एक्ट्रेस के साथ एक स्कैंडल भी बना। वो निजी मामलात में मैं नहीं जाता, लेकिन उसका नाम था साकिब चद्दड़। अब वो जो एमपीए था उसके ऊपर भी माजी में इस तरह के इल्जामात और मुकदमात रहे। वो बंदा भी एक डॉक्टर के साथ काम करता था जिस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर फवाद मुमताज। इसी डॉक्टर के साथ साकिब चद्दड़ साहब को माजी में जोड़ा गया। अब यही डॉक्टर जाके जुड़ जाता है वहीद नामी बॉस के साथ। ये जो रिपोर्टें आ रही है उसके मुताबिक ये है। अब दोनों का ताल्लुक एक ही डॉक्टर के साथ है, और वो डॉक्टर उसके ऊपर माजी में मुकदमात भी रहे हैं गैर कानूनी लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से। तो ये काफी चीजें क्लियर हो रही है ना कि वहीद बॉस कहां से आया। फिर लड़कियों ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो बॉस नाम का बंदा था, हमें उसका नाम नहीं पता था, लेकिन जो बॉस नाम का बंदा था वो बड़ा फ्रीक्वेंटली अंग्रेजी बोलता था। वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था और उसको इंग्लिश आती थी। लेकिन ये जो वहीद नाम का बंदा जिसे बॉस बनाकर पेश किया गया है, इसके मुतालिक कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये इतनी अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकता है जो कि बॉस बोल रहा था।
एक सवाल ये भी है, और ये कोई पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे साल गुजार कर भी नहीं आया, जो बाहर रहते हुए अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव कर ले और बड़ी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोले। तो क्या ये वही आदमी है जिसे बॉस कहा जाता है, या बॉस क्रिएट कर दिया गया है? जो सहाफी वहां पे डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ कहा कि बॉस अली डार है, और उन्होंने ये बात एक मर्तबा नहीं, उन्होंने कई मर्तबा ये बात की कि बॉस अली डार है। तो डीआईजी ने कहा नहीं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, अली डार बॉस नहीं है। लेकिन सहाफी बजिद थे कि बॉस अली डार है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट इंग्लिश भी बोलता था। और दूसरा ये है कि ये मैं आपको बता चुका हूं कि अली डार लड़कों से राब्ते में था। जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो अली डार लड़कों से राब्तों में था। एक सवाल और पैदा हुआ, इस पर किसी ने गौर नहीं किया। जो फिल्टर हाउस है, उसके पास जो इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट के बाद लड़कियां वहां पे गाड़ी से भाग जाती हैं, तो पुलिस वहां से जाके लड़कियों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। यह तो एक सादा सा वाकया है। पुलिस को उस पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस खत्म करने की क्या जरूरत थी? सवाल है ना। क्या वहां पे बॉस आया था, या कोई ऐसी शख्सियत आई थी जो बहुत ताकतवर है, और पुलिस नहीं चाहती कि उसकी गाड़ी या उस शख्सियत का नाम या उस शख्सियत की शक्ल कहीं पे सामने आ जाए? यह भी एक सवाल है। और ये सारे सवाल वैलिड होते हैं जब तक कि आपको जवाब नहीं मिल जाते। जब जवाब आ जाते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। सवाल यह है कि क्या फुटेज इसलिए गायब की गई कि उस जाए वकूआ पे आने वाले किसी बाद वाले शख्स को, या जो लड़कियों को उठवाने के लिए वहां से आया बाद में, वो शख्स मंजरे आम पे ना आए? तो बॉस तो अंग्रेजी बोलता था, वहीद के बारे में कहा जाता है जी कि वो अंग्रेजी नहीं बोलता। ये बड़े अहम सवाल आते हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल रहे। अब 3 बंदों का डीएनए, ये दावा किया जा रहा है कि वो मैच कर गया है। यानी जो लड़कियों ने कहा कि उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई है, उनका रेप किया गया है, वो मामला साबित हो जाता है, और पुलिस के जराए ये क्लेम करते हैं। और मेरे पास यहां पे मेरे अपने जराए से भी ये इतला आई, लेकिन मेरा जो सोर्स है उसने 2 बंदों का मुझे बताया। लेकिन पुलिस जराए अब जो कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहा है, वो ये है कि 3 बंदों का अब तक की इतला के मुताबिक डीएनए मैच कर गया है। यानी खवातीन की ये बात कि उनका रेप हुआ है वो दुरुस्त है। अब पाकिस्तान में कई ऐसे टाउट्स मौजूद हैं जो बार बार ये कहते कोई रेप नहीं हुआ, और नहीं रेप रूप कोई नहीं हुआ, और ये लड़कियां बड़ी गंदी लड़कियां, ये वो इस तरह की बातें कर रहे थे। नहीं रेप रूप कोई नहीं हुआ, लेन देन का मामला था, बात खत्म हो गई। वो पैसे रिकवर करना चाह रहे थे, वो दे नहीं रही थी, बात खत्म हो गई। हमारे यहां पे लोग इसके ऊपर इस तरह मट्टी डाल रहे थे। अब उन सारे लोगों को क्या कहा जाए जो ये कह रहे थे कि रेप तो हुआ ही नहीं, और पुलिस कह रही है जनाब हमारे पास आ गई है डीएनए रिपोर्ट्स। अब करना ये चाहते हैं वो कि जो रजा डार है उसको इस सारे केस से अलग करना चाहते हैं कि ये बड़ा मासूम लड़का है, इसको पता ही नहीं था, ये तो सिर्फ अपने लेन देन के मामला कर रहा था। लेकिन अब आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूं, आप खुद गौर कीजिएगा कि एक कनाल का एक घर है। एक कनाल का घर कोई बहुत बड़ा नहीं होता, आप एक कोने में खड़े होकर बोलते हैं तो पूरे घर में आवाज जाती है। एक कनाल का घर है, एयरबीएनबी का घर है, और उसके अंदर कुछ 10 के करीब लोग मौजूद हैं, जिनमें 2 ऐसी खवातीन भी हैं जिनको वहां पे अगवा करके रखा गया है। और वो खवातीन अपने बयान में कहती हैं कि हम चिल्लाती थी जब हमारा रेप किया जाता था या हमारे साथ टॉर्चर किया जाता था। रजा उसी घर में मौजूद है और उसे पता नहीं चलता कि वहां पे रेप हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? वो लड़कियों ने खुद अपने बयान में अब इस तरह की बातें की हैं, यहां फैमिली भी सुनती है, मैं क्या बताऊं। लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं वो बातें इस बात को कभी भी जस्टिफाई नहीं करेंगी कि रजा को रेप के बारे में या उनके साथ होने वाले जिनसी तशद्दुद के बारे में कोई इल्म नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब रजा के बारे में पुलिस से पूछा जाता है तो पुलिस कहती है जी देखिए वो 25 साल एक लड़के ने ये किया, वो नाम नहीं लेते रजा का। डीएजी साहब रजा से ऐसे शर्माते हैं जैसे नई नवेली दुल्हन अपने शौहर का नाम लेने से घबराती है, वो उन्हों कह के बुलाती है, और जब ज्यादा थोड़ी और पुरानी हो जाती है तो मुन्ने के अब्बा कह के बुलाती है। तो वो ना डीएजी साहब रजा का नाम नहीं लेते, वो शर्माते हैं, वो नाम लेते नहीं है रजा का, अली डार का, इनका नाम नहीं लेते, और वो बड़े ताजीम के साथ इन लोगों को पुकारते हैं और बुलाते हैं। हाँ, लेकिन जो वहीद दी बॉस और बाकी लोगों का नाम वो बड़े जबरदस्त तरीके से लेते हैं। अब हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं वो पूरी ताकत लगा रहे हैं इस बात पे कि वो साबित करें कि वहीद ही बॉस था। ये जर्नलिस्ट ऐसे जोर लगा रहे हैं वहीद को बॉस साबित करने के लिए जैसे ये जय वकुआ के ऊपर मौजूद थे। मे बी वहीद इस सारे जुर्म का हिस्सा हो और उसको हायर किया गया हो।
लेकिन यह भी तो पॉसिबल है कि वहीद बॉस ना हो, क्योंकि लड़कियां तो इनके नाम नहीं जानती थी, बॉस कोई और हो सकता है और वहीद इस जुर्म का हिस्सा हो सकता है जिन्हें हायर किया गया। मैंने कुछ वकीलों से पूछा कि अगर एक बंदा खवातीन को अगवा करता है और कुछ बंदे हायर करता है और उन्हें कहता है कि इन खवातीन के साथ ज्यादती करो, इनके ऊपर टॉर्चर करो, इनसे मुतालबात मनवाओ, तो खवातीन के साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए उस बंदे की जिम्मेदारी कितनी है? तो मुझे तमाम वकला ने एक ही बात की कि जितनी जिम्मेदारी करने वालों की है उतनी ही जिम्मेदारी करवाने वालों की भी है। जुल्फिकार अली भुट्टो इसमें फांसी चढ़ गया था और रजा तो वहां पे मौजूद था। अब पुलिस ने करना क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। पुलिस अब एक चीज पे गौर कर रही है कि कुछ ना कुछ करके, क्योंकि आज एक मीटिंग हुई है, वहां पे सीनियर ऑफिसर्स को बिठाया गया था, लीगल ब्रांच के इनके लोग भी बैठे हुए थे और सीनियर 3 ऑफिसर बैठे थे। वो ये तय कर रहे थे इस केस को अब घुमाना किधर को है, टॉप प्रायोरिटी पे ये केस था। तो उसमें अब ये रास्ता जो निकालेंगे ना, वो ये निकालेंगे कि रजा इतनी देर के लिए बाहर गया और उस बीच में रेप हो गया। हालांकि खवातीन ने क्या बताया कि उनको बार बार रेप किया गया, लेकिन ये अब मौकिफ लिया जाएगा। रजा और उसके साथ जो 2-3 उसके दोस्त हैं जिनको बचाना मकसूद है। याद रखिएगा डार फैमिली का एक आदमी नहीं है, खाली रजा नहीं है, एक बंदा और भी है जो डार फैमिली का ही है, जरा दूर का रिश्तेदार है लेकिन है वो इनका रिश्तेदार ही है। तो इनको बचाने के लिए लड़कों को अब कोशिश की जाएगी कि मलबा सारा दूसरों पे शिफ्ट कर दिया जाए और वो दूसरे लोग जो है वो एतराफे जुर्म भी कर लेंगे। यहां ये बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि ये उस जुर्म के बुनियादी मुजरिम हैं तो ये बाहर नहीं आ सकते। इनको भी इगवा बराए तावान के जुर्म में भी उम्र कैद हो सकती है। देखिए ना, एक ट्वीट करने पे ईमान मजारी को 17 साल सजा हो गई, तो इगवा बराए तावान करने पर, और वो भी गैर मुल्की खवातीन का, और फिर उनके साथ रेप भी हुआ और जिनसी ज्यादती भी हुई और उनके साथ बड़ा जुल्म किया गया, टॉर्चर भी किया गया, तो ऐसे जुर्म के ऊपर तो 34 साल सजा तो बनती है रजा डार की, या नहीं होगी? अब अगर आपको लगता है पाकिस्तान में सजा हो जाएगी ना, तो आप थोड़े से सादे आदमी हैं। पाकिस्तान में इनको सजा नहीं होगी, लेकिन हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए और सबको जोर लगाना चाहिए ताकि मरियम नवाज साहिबा अपनी मनमानी करने में उतनी कामयाब ना हो। वैसे अली डार को जो सॉफ्ट इमेजिंग के लिए लॉन्च किया गया ना, कोशिश की जा रही है, वो ये है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये चाहते हैं कि वजारत आला और वजारत उज़्मा दोनों उनके अपने घर में रहे। मरियम नवाज ख्वाब देख रही है कि वो आने वाले दिनों में बगैर वोटों की वजीर आजम बन जाएगी। ऐसे ही आसिम मुनीर साहब जैसे शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया, मरियम को भी वजीर आजम बना देंगे। और नीचे जो है वजीर आला, वो चाहते हैं कि हमजा शहबाज की जगह अली डार को बना दिया जाए ताकि सारा कंट्रोल नवाज शरीफ के हाथ में रहे और नवाज शरीफ के घर में रहे। ये कंट्रोल शहबाज शरीफ के घर में नहीं जाना चाहिए। तो शहबाज शरीफ भी इस पे हैप्पी बर्थडे टू यू तो नहीं कहेंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे, अवाम इनको वोट भी नहीं डालेंगे। आप ये देखिएगा, जब भी सही इलेक्शन होगा इनके पूरे खानदान में कोई एमएनए एमपीए भी नहीं बनने के काबिल होगा, जो इनके हालात हो चुके हैं। नाज़रीन, अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि रजा डार एक नौजवान है तो उसके जुर्म को आप इसहाक डार से नहीं जोड़ सकते। वाह वाह, माजी में इन्हीं लोगों ने इमरान खान की साबका सास यानी साबका बीवी के वालदा की सहेली की करप्शन पे इमरान खान साहब को बाकायदा गुनाहगार ठहराया है। मदीना में लोगों ने बदतमीजी की वुज़रा के साथ, यहां इमरान खान पे, शेख रशीद पे मुकदमे हो गए। उस वक्त के वजीरे दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हम तो इमरान खान को इसमें गिरफ्तार कर सकते हैं। इमरान खान की पार्टी का कोई दूर दराज का वर्कर कोई ट्वीट कर देना तो रिस्पॉन्सिबल इमरान खान होता है। कोई बंदा कहीं एहतजाज कर दे, कोई बात कर दे, जिम्मेदारी इमरान खान की होती है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का बेटा एक हरकत कर दे, अगर अच्छा काम करे तो वो हफीजुल्लाह नियाज़ी का बेटा है, अगर बुरा काम करे तो इमरान खान का भांजा है। तो इमरान खान के लिए क्राइटेरिया बहुत सख्त है पाकिस्तान में। लेकिन जब बात आती है डार खानदान की या शरीफ खानदान की, तो वहां क्राइटेरिया बड़ा नरम है कि यार कैसे हो सकता है कि जिम्मेदार हो एक नाना अपने नवासे का। भाई, आपने जो इख्तियार दिया हुआ है इन सारों को, वो दंदनाते फिर रहे हैं, आपके खानदान के लोग हैं, आपके दफ्तर को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुबैना तौर पे डार साहब के दफ्तर को इस्तेमाल करके ये वीजे हासिल किए गए थे। ये प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से हासिल किया गया था, वरना यहां पे हर कोई बंदूक लेके तो नहीं घूम सकता। पंजाब में हर कोई तो डाला कल्चर, बंदूक कल्चर, ये तो कहते हैं हमने खत्म कर दिया। तो ये बच्चे कैसे सारा कुछ एंजॉय कर रहे हैं? भाई ऐसे ही कर रहे हैं ना कि इनको खुली छूट दी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये जरा आप एक केस देखें,
یہ کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کا، جہاں پہ رضا ڈار کے لیے نظام انصاف اپنے آپ کو ننگا کر رہا ہے نا، وہاں آپ یہ دیکھیں، یہ ایک نوجوان ہے جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور گجرات سے اس کا تعلق تھا، نام ہے ذیشان گل سیٹھی۔ یہ آج سے 1.5 سال قبل فوت ہو چکے ہیں۔ ذیشان گل سیٹھی صاحب آج سے 1.5 سال قبل فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی وفات کے 1.5 سال بعد آج عدالت نے دیگر کارکنان سمیت انہیں بے گناہ قرار دے کے باعزت بری کر دیا۔ یعنی اب وہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے تو عدالت نے کہا کہ باعزت بری۔ تو بھئی اس سے پہلے اس کی زندگی کو عذاب کیوں بنایا تھا؟ دیکھیں، یہ انصاف کرنے کا طریقہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا لڑکا جس کے کوئی فالوورز بھی نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، اس کا ٹویٹ اٹھا کے جنرل باجوہ نے بھجوا دیا پی ٹی آئی کی قیادت کو، اور انہیں دھمکی لگائی اور انہیں کہا کہ میں مارشل لا لگا دوں گا، یہ دیکھو تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کو جانتے نہیں، کون ہے بچہ ہے، کہاں رہتا ہے، کس کا ہے، ہم کیا جانے اس کو، اور نہیں یہ عمران خان نے کیا ہے۔ یار خدا کا نام لے، ادھر اٹھا کے ہر چیز عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں، ادھر یہ سچ کے سوترے بن جاتے ہیں کہ جناب یہ تو فلانے بچے نے کیا ہے تو ڈار کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ دیکھیں نا بے حسی آپ، ذیشان سیٹھی کینسر کا مریض تھا، یہ 2 سال تک عدالتوں کے چکر لگاتا رہا، عدالتوں نے اس کو انصاف نہیں دیا، اب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اب اسے کہہ دیا جناب کہ یہ باعزت بری ہے اور اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا میں نے بھی بات بھی کی، ان کا کیس اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے بجائے انصاف دینے کی ان کو تاریخ دے دی۔ آپ اندازہ کریں یہاں وکلا، اور وہ وکلا جو غریبوں کے مفت کیس لڑتے تھے، ایمان مزاری نے ہر پسے ہوئے طبقے کی، ہر غریب آدمی کی نمائندگی کی اور بغیر پیسے لے کر نمائندگی کی۔ وہ اپنی شاندار زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اس نے کہا نہیں، میں غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بے بسوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے میں آواز اٹھاؤں گی، اور یہ آواز اٹھاتے اٹھاتے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی گئی۔ اس سسٹم میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو اتنی عظمت رکھتا ہو اور اتنی کوشش کرتا ہو جتنی اس ایک نہتی لڑکی نے کوشش کی ہے۔ مارنگ بلوچ کی ٹکر کا ایک آدمی نہیں ہے پاکستان کے پورے سسٹم کے اندر جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے، یہ اختیار ہے، یہ اقتدار ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہے۔ تو یہ دیکھیں جناب، وہاں پہ انہیں ایک مرتبہ پھر، آج تاریخ تھی 6 اور 21 تاریخ تک کے لیے ڈیٹ دے دی گئی کہ 21 تاریخ کو ہم دیکھیں گے، اس کا ہم جواب طلب کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے 2 ہفتے میں کہا تھا ہائی کورٹ کو کہ آپ اس کیس کا فیصلہ کریں، اس کا تذکرہ نہیں کیا کسی جج نے۔ بار بار وکیل کہتے رہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ 2 ہفتے میں فیصلہ کریں، سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ 2 ہفتے میں فیصلہ کریں، وہ کیس ہی نہیں لگا رہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان تھے انہوں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر ایک دفعہ بھی توجہ دی، انہوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ تو یہاں آپ کو کلیئرٹی ہو جانی چاہیے کہ انصاف پاکستان میں صرف شریفوں کے لیے، زرداریوں کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے چہیتوں کے لیے ہے۔ عام آدمی کے لیے پاکستان میں کوئی انصاف نہیں ہے، اور اگر آپ غلطی سے نظام کے خلاف کھڑے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ناانصافی کے ریکارڈ قائم کر دیے جائیں گے۔ ایک اور ناظرین معاملہ، اور یہ بڑا حساس معاملہ، اس پہ میرے خیال میں جو سہیل آفریدی ہیں انہیں ملاقات کرنی چاہیے یو اے ای کے سفیر سے، اور ان سے بات کرنی چاہیے۔ جو یو اے ای کے اندر لڑکے پکڑے گئے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی بہت بری حالت ہے۔ ان کی جو اہلیاں ہیں انہوں نے جو پیغام جاری کیا، سلمان رضا، ان کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر سلمان رضا اور ان کے دوست جنید جہانگیر کو یو اے ای میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے اور انہیں الیکٹرک شاکس، بجلی کے جھٹکے سمیت ہولناک تشدد کا سامنا ہے۔ سلمان کے دانت کھینچ لیے گئے بغیر اینستھیزیا دیے، بے ہوش کیے بغیر ان کی سرجری کی گئی اور ان کی پسلیوں پر بے دردی سے تشدد کیا گیا۔ جنید، جن کی نظر 3.5 ہے، یعنی بہت زیادہ نظر کمزور ہے، ان کو نظر کی اینک دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور انہیں تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ برائے کرم انصاف کے لیے مداخلت کریں، یہ ہمارے خاندان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے۔ میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتی ہوں کہ یو اے ای کے سفیر سے ملاقات کر کے اس مسئلے کو اٹھائیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ سہیل آفریدی کے پاس اور کچھ نہیں تو اتنا تو ہے کہ وہ یو اے ای کے سفیر سے ایک ملاقات کر سکتے ہیں اور انہیں یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ فار گاڈ سیک ہمارے 2 کارکن آپ نے پکڑے ہوئے، انہیں آپ چھوڑ دیں، بہت ظلم ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا، اب انہیں آپ چھوڑ دیں، اتنے سالوں سے آپ نے رکھا ہوا، ان کی حالت پتلی ہو گئی، حالت آپ نے ان کی خراب کر دی، ان کی فیملیز پریشان ہے۔ عمران خان کبھی بھی اپنے کارکنوں کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ وہ تو پاکستانیوں کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ جب محمد بن سلمان نے عمران خان سے پوچھا کہ میں بتائیں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو عمران خان نے کہا میرے لوگ آپ کے ملک میں،
जेलों में कैद हैं, आप मेरे लोगों को छोड़ दीजिए। उनके घर वाले यहाँ बहुत परेशान हैं, वो कमजोर लोग हैं, वो पैसे कमाने के लिए गए हुए थे, गरीब हैं, बहुत सारे लोग छोटी छोटी वजूहात पे बंद हैं जेलों में, आप उन्हें छोड़ दीजिए। तो मोहम्मद बिन सलमान ने उन लोगों को छोड़ा था। एक तरफ इमरान खान था जो इतनी परवाह करता था अपने लोगों की, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पता नहीं क्या हो गया, वो बात ही नहीं करते। जाए जाके यूएई के सफीर से मिले, उनसे दरखास्त करें और उन्हें कहें कि आप, ये तो अपोजिशन लीडर लिख के दे सकता है एक लेटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफद बनाकर मिल सकती है और उनसे दरखास्त कर सकती है कि हमारे लोगों को